दोस्तों स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम मेंस आंसर बिल्डिंग का जो जीएस वाला सेक्शन है 2024 के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो जीएस पेपर 1 के जो पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं वो इस लेक्चर में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये क्वेश्चन देखो है तो हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री में इसका आंसर मिलता है, लेकिन सपोज़ आपने नहीं पढ़ा है तो अब उसको कैसे आप एग्ज़ाम में आंसर बिल्ड करोगे। बेसिकली मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स का मतलब भी यही है कि आप कोर्स को बिल्ड करना सीखो। आंसर राइटिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कैसे करोगे, तो उसका मैं आपको कुछ वे आउट बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये पॉज करके आप एक चीज़ देख लेना। इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हैं तो हम 2 पार्ट रखेंगे, बट इस क्वेश्चन में क्या एक ही क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करना है और रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इंट्रो हो गया, कंक्लूजन हो गया, एंड आप जो हेडिंग बनाओ, हेडिंग पूरी बनाओ कि रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस हेडिंग को ट्राई करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो पूरा लिखो, जितना बड़े से बड़ा लिखो। फॉर एग्जांपल जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, मैं बताऊँ देखो हेडिंग लिखने से क्या होता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अब बहुत लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंस सीधे हेडिंग डाल दी, डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड टैगोर या डिफरेंस। तो आपको क्या हेडिंग लिखनी चाहिए, या तो आप ये लिखो अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। 2 चीज़ें पूछी हैं इस क्वेश्चन में, एक एजुकेशन पूछा है, एक नेशनलिज्म पूछा है। आपके आंसर में भी ये 2 सेक्शन बहुत क्लियरली विजिबल हों तो बहुत अच्छा है, एक साथ मत करो। अदरवाइज़ अगर सपोज़ मैंने लिखा कि डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड टैगोर, मैं यहीं पे लिखना शुरू कर दूंगा, विद टाइम तो मैं लिखते लिखते जब 7वें 8वें पॉइंट पे पहुंचूंगा ना, ये भी भूल जाऊंगा कि एजुकेशन और नेशनलिज्म टॉपिक था। आप करके देख लो, ये चीज़ आपके साथ हमेशा हो जाएगी। उससे बचने का क्या तरीका है, हर पॉइंट लिखने के बाद क्वेश्चन वापस से पढ़ो, हर पॉइंट लिखने के बाद क्वेश्चन वापस से पढ़ो। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है 1.5 लाइन का है, कई के क्वेश्चन 3 से 4 लाइन के होते हैं, वहाँ आप टाइम वेस्ट करोगे ना। उससे बेटर है कि यहाँ आप लिख लो अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग में डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ गांधी एंड टैगोर टुवर्ड्स एजुकेशन। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन के बदले आप सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे होगे, क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दूसरी जो हेडिंग है आपकी, उसमें आप क्या लिखोगे, अप्रोच टुवर्ड्स नेशनलिज्म क्या है। अब देखो लिखने के कई तरीके हैं, आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले गांधी का लिख दो फिर टैगोर का लिख दो, या टेबल में लिख दो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे इसकी, राइट। तो बेसिकली आपको समझ आया कि क्वेश्चन मिस ना करने में हेडिंग्स, पूरी प्रॉपर हेडिंग लिखने में क्या रोल होता है। मैंने भी एक कोचिंग का ब्लॉग पढ़ा तो उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा था, तो बस उन्होंने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री या कुछ ऐसे लिख दिया। उनका एंशिएंट मीडिएवल सब कुछ चला आ रहा है, ठीक है। फैक्टर्स हो सकता सेम हो, लेकिन एग्जाम्पल्स आपके एंशिएंट इंडिया पे अलग एप्लीकेबल होंगे, आज के इंडिया पे अलग एप्लीकेबल होंगे, ये डिफरेंस है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट आपको बताने, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इससे क्या होगा, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बदले इन इंडिया लिखा होता तो आपके बेसिकली एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे। जब हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि या तो हम ग्लोबल एग्जाम्पल दें, जैसे यहाँ यूके का दिया, या फिर कुछ जनरल एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सपोज आपको ये नहीं पता कि इंडिया में ऐसा है, ये तो पता है कि रेलवेज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज़ प्रोवाइडिंग जॉब टू मिलियन ऑफ पीपल। बस ये डिफरेंस आता है जब इस तरह के कुछ वर्ड्स पूछ लेता है कि इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, हमने क्या किया, हेडिंग डाल दी सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज। अब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज क्यों नहीं लिखा हेडिंग में, आप ये देखो हेडिंग, क्वेश्चन ये है, इसको क्या आप शॉर्ट कर सकते हो, बट शॉर्ट करते हुए एसेंस ऑफ क्वेश्चन मत मिस कर देना, ठीक है। बस ये बताना है। अब एक चीज़ और होती है, जब भी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी या जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनका जब आंसर लिखते हैं तो आप उसमें इवैल्यूएशन लिख सकते हो। इवैल्यूएशन लिखना ज़्यादा बेटर होता है, कंक्लूजन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तो तरीका है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हो, एग्जाम्पल वगैरह पता है, सब कुछ बढ़िया है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए,
जब आपसे कभी पूछ ले रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछ सकता है, जैसे यहीं पूछा सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स पूछा है। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ। यू कैन टेल दैट वेरी इंपॉर्टेंट हैक, राइट। हमेशा जीएस में जो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल से मैच करते हैं उनका सिलेबस पढ़ो, एंड अगर वो सिलेबस आपको याद हो पाए, कुछ कीवर्ड्स तो याद हो पाएंगे, वो याद करो। जीएस 1 में 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। जीएस 2 में बेसिकली पीएसआईआर हो गया, पबेड हो गया। जीएस 3 में इकोनॉमी हो गया, एग्री हो गया, अगेन देन ज्योग्राफी। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं। जीएस 4 में पीएसआईआर है, फिलोसफी, साइकोलॉजी आप मान सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डाला, अगर आपको ये पता है जियोमॉर्फोलॉजी है तो जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी आ जाएगा डेफिनेटली, ड्रेनेज पैटर्न आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आएंगी, राइट। सपोज यहाँ से मैं एक जियोमॉर्फिकल फैक्टर्स लिख देता हूँ, देन क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स, आपको पता है रेनफॉल का वहाँ पे इम्पैक्ट है, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये विंड्स तो ठीक, मानसून है, दिख रहा है, मानसून एंड रेनफॉल, क्लाइमेट, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे यहाँ कहीं लिखा भी होगा, रिवर्स है, क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज, आइसोलेशन, कोस्ट लाइन, बायोडाइवर्सिटी, एक्सेसिबिलिटी। आप ये एक बार पॉज करके पढ़ो। अभी जो कीवर्ड्स हैं मैंने कहाँ से उठाया आंसर बनाने के लिए, यहीं से उठाए। क्लाइमेटोलॉजी में से आप 1-2 पॉइंट उठा लोगे, ओशियनोग्राफी में से आप 1-2 पॉइंट उठा लोगे, कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट था, ट्रेड में इंपैक्ट रहा होगा, कई सारी चीज़ों में इंपैक्ट, आप एक पॉइंट तो बता ही सकते हो, जीएस में बहुत डिटेल में जाना नहीं है। देन ज्योग्राफी में सॉइल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, सॉइल कैसी थी वहाँ पर, अगर ब्लैक सॉइल है तो कॉटन हो जाएगा, इंडस्ट्री में रोल आ जाएगा। पर्सपेक्टिव्स बेसिकली थिंकर्स वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिली, जैसे रिलीजन है, रिलीजन एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है, लैंग्वेज एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है, ठीक है। कल्चरल रीजन कैसे बने, रिवर की वजह से, रिवर सपोज यहाँ रिवर बह रही है, ये रिवर है, तो क्या है यहाँ अलग कल्चरल रीजन है, यहाँ अलग कल्चरल रीजन है, एंड यहाँ पर आपको अलग कल्चरल रीजन दिखेगा, तो रिवर की वजह से आइसोलेशन और कल्चरल रीजन भी बन सकते हैं। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, कॉटन वगैरह की आप बात कर सकते हो। पॉपुलेशन सेटलमेंट किस तरह के होते थे, ज्योग्राफी की वजह से किस तरह के एग्रीकल्चर होती थी, या इंडस्ट्री है, या रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से किस तरह का सेटलमेंट है, वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में रीज़न, ठीक है, ये छोड़ दो, मॉडल एंड थ्योरीज आप छोड़ दो, ये जीएस के लिए नहीं पढ़ने होते मॉडल एंड थ्योरीज, जब भी हम ऑप्शनल का सिलेबस जीएस के लिए देखते हैं। बट फिजिकल सेटिंग यहाँ पे तो आपको देखेगा, सॉइल टाइप हो गया, साइक्लोन वगैरह छोड़ो, मॉनसून हमने बात करी, बेसिकली पेपर 1 के टॉपिक ही है ना ये। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर ड्रेनेज हो गया, ठीक है। अभी हम टोपोग्राफी, स्ट्रक्चर, रिलीफ की बात कर रहे थे, रिलीफ इज़ बेसिकली टोपोग्राफी। रिसोर्सेज, आयरन रिसोर्सेज थे वहाँ पे, ठीक है। देन ब्रॉन्ज वगैरह, ये सारे रिसोर्सेज थे, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर, इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप कुछ याद नहीं रखोगे तो एग्रीकल्चर तो याद रखोगे, आपको ये तो पता रहेगा कि इंडस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट है, तो जैसे आप पढ़ोगे तो ठीक है, हो सकता है आज की टाइप की इंडस्ट्री ना हो, कॉटन जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो होती थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना हो, लेकिन ब्रॉन्ज इंडस्ट्री तो होती थी, तो आपको पता रहेगा क्या है। देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड भी होता था, ट्रांसपोर्ट भी होता था, तो ये आप बताओगे। ट्रेड बैलेंस, ट्रेड पॉलिसी, अगर आपको एक कीवर्ड पता है तो क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी उनके साथ ट्रेड नहीं होता था, ट्रेड बैलेंस वगैरह नहीं चलता था। सेम वे में आप देखो, बाकी है पेपर 1 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है पेपर 2 का सिलेबस, ये दिख रहा है। देन आपको ये दिखेगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी के फीचर्स दिखेंगे, राइट। तो टेररिज्म क्या उस टाइम पे हो सकता था, एग्जैक्टली ये पॉइंट एप्लीकेबल, लेकिन सिक्योरिटी कैसे ऐसे पासेस हैं, पासेस के थ्रू आपने देखा होगा इन्फिल्ट्रेशन हुए या लोग इधर से उधर माइग्रेट कर जाते थे, राइट। माइग्रेशन भी ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन में दिखेगा यहाँ पर, राइट। तो इस वे में आप ऑप्शनल के सिलेबस को जीएस के लिए यूज़ करोगे। माइग्रेशन जैसे थ्योरीज ऑफ माइग्रेशन पेपर 1 में यहाँ लिखी हुई हैं। पॉपुलेशन में ये देखो, रूरल सेटलमेंट, वहाँ पे रूरल सेटलमेंट होते थे या फिर अर्बन सेटलमेंट होते थे, राइट। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको एक बेटर आंसर फ्रेम करने में ऑन द स्पॉट हेल्प करेगा। अब इस क्वेश्चन का आप जरा ये देखो, वेटेज देखो, क्वेश्चन में इंट्रो कंक्लूजन पे कितना टाइम वेस्ट किया है, इतना। अगर कंटेंट में इतना आंसर है, इंट्रो कंक्लूजन में इतना है, तो आपको इतना रखना चाहिए। यही बात मैं बार बार करता हूँ, नंबर इसी के मिलेंगे, इसके क्या ही मिल जाएंगे। आप बिल्कुल सिंपलेस्ट इंट्रो लिखो कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है।
ख़त्म हो गया। ये भी एंड में लिख सकते हो आप, बिल्कुल एंड में। एंड में लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि इंट्रो आप एंड में लिख रहे हो। कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कि आप सर क्या बात कर रहे हो, तो एंड में लिखने का मतलब है आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप इतना स्पेस छोड़ दोगे। सपोज 2 पेज पे आप आंसर लिख रहे हो, आपने इतना स्पेस स्टार्टिंग में एंड में छोड़ दिया, आपने यहाँ सीधे हेडिंग डाली, ये जो क्वेश्चन पूछा है, पॉइंटर्स लिखने शुरू किए जितने भी आपको आपकी 6-7 मिनट में लगे हो पा रहे, उसमें से 1 मिनट इंट्रो और कंक्लूजन के लिए रख दो। 30 सेकंड में इंट्रो लिखो, 30 सेकंड में कंक्लूजन एंड में। ये होता है एंड में लिखने का मतलब, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, टैगोर के बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते, स्पेक्ट्रम में बहुत बढ़िया से कवर्ड नहीं है, और जिस एनसीईआरटी में कवर्ड है आई डोंट थिंक ये बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक। अभी हमने 2 हेडिंग की बात कर ली। सबसे पहली चीज़ तो लोग जहाँ यहाँ क्वेश्चन मिस करते हैं, ये 2 चीज़ों को अलग नहीं करते। अगर आपने 2 चीज़ें अलग कर दी, कुछ तो अलग लिखोगे। अब टैगोर के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, रीज़न ये है, अगर मैं ये PYQ की फ़ाइल जो कि मैंने अपलोड की हुई है, अगर मैं ये PYQ की फ़ाइल मैं देखूँ, टैगोर पर्सनैलिटीज़ में जाना है, GS1 हिस्ट्री में पर्सनैलिटीज़ में गांधी और टैगोर 2 जगह। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी, टैगोर और नेहरू, मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। इसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है, USSR के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया। देन यहाँ क्या पूछा है कि गांधी एंड टैगोर टू सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद अभी आएंगे और आएंगे, जैसे अगला टैगोर पे ही चलते हैं। आई थिंक यहाँ कंपैरिजन के क्वेश्चन होंगे। हाँ, एजुकेशन, यही क्वेश्चन पूछा है, गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड टैगोर कैसे इससे अलग थे, ठीक है। ये इस बार का क्वेश्चन पूछा। इन्होंने नेशनलिज्म एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ लिया, लेकिन टैगोर का जो नेशनलिज्म है, अगर आपने टैगोर के बारे में पढ़ा हो कि ये वाला इंटरनेशनलिज्म एंड टैगोर का इंटरनेशनलिज्म यहीं से आता है। टैगोर का नेशनलिज्म, टैगोर स्पिरिचुअल एम्बेसडर हैं, वहीं से उनका जो नेशनलिज्म है इसी स्पिरिचुअलिटी से ड्रिवन है, आर्ट एंड कल्चर से ड्रिवन है। तो ये टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो आप, ये टैगोर पर एजुकेशन पे एक और क्वेश्चन पूछा, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। टैगोर का जो प्लान ऑफ विलेज रिकंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं टैगोर के नेशनलिज्म का एक पार्ट है। टैगोर ने सोशल ऑर्डर ओवर पॉलिटिकल ऑर्डर को एम्फेसाइज किया, ये भी उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट का एक पार्ट है। मतलब गांधी जी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑर्डर की भी बात करते थे, बट टैगोर ने सोशल ऑर्डर की ज़्यादा बात की, ठीक है। सेम वे में रिलीजन, लव ऑफ नेचर, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, अगर आपने आइडिया ऑफ टैगोर ऑन डेमोक्रेसी पढ़ा है तो नेशनलिज्म आपका हो जाएगा। इस वजह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इस क्वेश्चन में एक इशू और है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मैं, जैसे जब एग्ज़ाम दे रहा था तो प्लानिंग एंड नीति आयोग, इन दोनों पे डिफरेंस पूछ लिया। अब डिफरेंस लिखने में, ऐसे लिखने में, अगर आपको आंसर पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो इस वे में लिखो। पहले गांधी के पॉइंट्स लिख दिए, एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है, गांधी के 2-3 पॉइंट लिख दिए और टैगोर के 2-3 पॉइंट लिख दिए। सेम वे में हमने नेशनलिज्म में गांधी के 2-3 पॉइंट लिखे एंड टैगोर के 2-3 पॉइंट लिखे। अब अगर आपका आंसर प्रिपेयर्ड है पहले से, PYQ है तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, तब तो आप लिख सकते हो टेबल में। अदरवाइज ऑन द स्पॉट ये हरकत मत करना, नहीं कर पाओगे, घर पे करके देख लो, नहीं होगी। इसमें इशू क्या है मैं बताता हूँ। इसमें इशू ये है, पहली चीज़, हमें गांधी के एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, टैगोर के एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला पार्ट लोगों का वीक है। अब जब वीक है तब तो कंपैरिजन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप अपने नंबर ही खा रहे हो अगर आप टेबल नहीं बना पाए तो, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में आपने गांधी में मान लो इतना बड़ा लिखा, टैगोर में इतना लिखा, तो भी कुछ नंबर मिल जाएंगे। बट टेबल में एक तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, दूसरा कंपैरिजन के पॉइंट पता होने चाहिए कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे इन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ये चीज़ें क्या कही। तो टेबल बनाने से तब तक बचना जब तक कि आपको आंसर बहुत बढ़िया से ना आता हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल इस वे में जाओ, ठीक है। टेबल बनाने में ये इश्यूज आएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ रेलवेज के इंट्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, जब ये पूछ ले, कैसे पता चलेगा कि ये इसको एग्जाम्पल में यूज़ करना है। सपोज मैं अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन रख दूँ कि ब्रिंग आउट दिस सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ठीक है, रेलवेज के आने से क्या क्या फ़र्क पड़ा, या फिर मैं ये भी कह दूँ ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ रेलवेज, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर इसके बिना क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो नीड नहीं है, कुछ एड ऑन है ये, तो इसको आप कैसे लेके आओगे अपने आंसर में, बेसिकली एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़ के थ्रू आप लाओगे। अगर इसने कह दिया होता कि इन
उत्तर प्रदेश, तो आप यूपी का एग्जाम्पल देते। अगर ये कहता कि इन एशिया, तो एशिया का एग्जाम्पल देते। इंडिया कहता तो इंडिया का एग्जाम्पल देते, राइट। इस वे में हम चीज़ें करेंगे। अब सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ रेलवेज क्या हो सकते हैं। सिलेबस, अगेन जीएस का ही सिलेबस देख लो। मैं तो ये सिलेबस देख के आंसर लिख दिया कि सोशल कुछ इफेक्ट देख लो, इकोनॉमिक इफेक्ट देख लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है रेलवे की वजह से। अगर एग्जाम्पल पता है तो ठीक है, नहीं तो जनरल आंसर लिखो ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो है ही वर्ल्ड में, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है ट्रांसपोर्टेशन से, इतना तो पता है आपको। अब ये पता कैसे चलेगा, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट करना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एक टॉपिक, एक तो यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर 1 में, पेपर 2 में ही आता है एक टॉपिक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड। यहाँ देखो, रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे एंड पाइपलाइन नेटवर्क, ये दिए हैं, इतने हैं। देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन रीजनल डेवलपमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव रोल, 2 क्वेश्चन पूछते हैं ज्योग्राफी ऑप्शन में। बेसिकली मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन तो यहाँ से यहाँ तक है। सपोज़ मैं यहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ, बट मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो रोड बाय रोड जाऊँगा। फिर ये दिल्ली से कोलकाता की मैं ट्रेन पकड़ूँगा। फिर कोलकाता से मुझे सपोज़ दार्जिलिंग जाना है, या सिलीगुड़ी से मुझे दार्जिलिंग जाना है, तो ये फिर मैं वापस से बस या फिर कैब बाई रोड जाऊँगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री रोल। कॉम्पिटिटिव रोल क्या होता है कि दिल्ली से कोलकाता रोड भी है और रेलवेज़ भी है, तो सस्ता होता है। ये आपने देखा होगा कि रेलवे से ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो ये है, रोड से ये है, ऐसे ये सारे आपने फिगर देखे होंगे, ठीक। तो बेसिकली अगर आपको ये पढ़ना है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ अगर हमने एक बार भी पढ़ी हो तो आपको पता रहेगा कि इनका रोल रीजनल डेवलपमेंट में भी होता है। वही टॉपिक इन्होंने उठा के पूछ लिया, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अर्बनाइजेशन में रेलवेज रोल प्ले करता है। अगेन वही, मैं तो ज्योग्राफी का सिलेबस उठा रहा हूँ। अगर आपको ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं उठाना, सोशियो का सिलेबस उठा लो, इकोनॉमी का सिलेबस उठा लो। ये सारे टर्म तो सोशियो में भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है सोशियो में, अर्बनाइजेशन भी है सोशियो में, ज्योग्राफी में भी है। जॉब क्रिएशन, लेबर फोर्स वगैरह ये सब नहीं आते हैं सोशियो में। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। बस इसमें जहाँ लोग कंटेंट मिस करते हैं, आंसर गड़बड़ करते हैं, बेसिकली इस चीज़ में मिस कर देते हैं कि अगर आपने इस एस्पेक्ट को एग्जांपल्स के थ्रू एड्रेस नहीं किया तो आपका क्वेश्चन अधूरा है। बस यही डिफरेंस होता है कि मुझे तो क्वेश्चन आता था, मैंने बहुत बढ़िया लिख दिया, या मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी और नहीं हुआ। तो डिफरेंस यही है। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से लिखो एंड जो जो एस्पेक्ट मैंने क्वेश्चन में बताए हैं उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करने का ट्राई करो। ये जो सीरीज़ है 2023 के लिए बहुत ही बढ़िया चली थी। सिनॉप्सिस आईएएस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ ये मेंस पेपर के सॉल्यूशन आपको पढ़ने हो, यहाँ क्लिक करना तो ये पेज खुलेगा। ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम GS1 पे चले जाते हैं तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन है। प्रीवियस नेक्स्ट आप यूज़ करो, रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये सब दिए हुए, ठीक है। दिस कोर्स इस पार्ट ऑफ मेंस आंसर बिल्डिंग। आप इस कोर्स को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। सिनॉप्सिस में मैं हमेशा 2 चीज़ें कहता हूँ, 2 कोर्सेज अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हो, ये 2 चीज़ें, या तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो खुद से करो, डिफरेंस आपको समझ में आया कि कैसे होगा। मेंस आंसर बिल्डिंग में हम आंसर को बिल्ड करना सीख रहे हैं। नहीं आता तो कैसे सॉल्व करना, जैसे इस पेपर में अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, वहाँ पे हमने 2 में ये देख लिया, नहीं आता तो कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन जो टैगोर वाला देखा, PYQ से रिपीटेड है। इस तरह से आप अपने नंबर ला सकते हो। और टेबल जो है आपकी वो तभी प्रिपेयर्ड हो सकती है अगर आपने पहले से तैयार की हो। कुछ फ्री डेमो लेक्चर्स आप देखना चाहो तो यहाँ जाके देख लेना। एसएस के लेक्चर्स मैंने इस साल के डिस्कस किए थे, बाकी आगे अब GS के कुछ चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।